द डीप डाइव के इस विस्तृत और गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगलवार 3 मार्च 2026 है और आज की ये जो चर्चा है ये किसी आम विषय पर नहीं है। हाँ, बिल्कुल। आज का हमारा आधार एक ऐसा स्रोत है जिसने दुनिया भर में लोगों की सोच को, मतलब सफलता और जीवन को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हाँ, और ये स्रोत है एरिक जॉर्गेनसन द्वारा संकलित द अल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। एकदम सही। और आज हमारा मुख्य मिशन या कह लें इस पूरी चर्चा का जो उद्देश्य है वो नवल रविकांत के उन सिद्धांतों को डिकोड करना है जो एक बिल्कुल नई दिशा दिखाते हैं। मतलब ये सिद्धांत बताते हैं कि बिना किस्मत के सहारे धन यानी वेल्थ कैसे कमाई जाए, स्पष्ट सोच कैसे विकसित की जाए और सबसे अहम बात, खुशी को कैसे पाया जाए। हाँ, खुशी को एक जन्मजात गुण नहीं बल्कि एक सीखी जाने वाली कला, एक स्किल के रूप में कैसे अपनाया जाए। ये चर्चा उन सभी के लिए एक शॉर्टकट है जो सूचनाओं के बोझ तले दबे बिना जीवन को समझना चाहते हैं। बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि ये किताब या ये जो विचार हैं ये कोई आम सेल्फ हेल्प की बातें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में ही नवल का एक विचार जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है वो ये है कि खुशी एक विकल्प है। सुनने में बहुत आम सी बात लगती है ना, लेकिन जब कोई गहराई से इस पर विचार करता है तो ये दुनिया को देखने का चश्मा ही बदल देता है। सही कहा आपने। इस विचार की गहराई असल में इसके पीछे जो मनोविज्ञान है उसमें है। इंसान अक्सर यही सोचता है कि खुशी उसे बाहर से मिलेगी, जैसे कोई नई नौकरी, हाँ, नई नौकरी, नई गाड़ी या समाज में कोई नया रुतबा हासिल करने से। लेकिन नवल का नजरिया इस पारंपरिक सोच को पूरी तरह से नकार देता है। उनका विश्लेषण स्पष्ट करता है कि लोग उन चीजों के पीछे भागते हैं जो असल में उन्हें वो शांति दे ही नहीं सकती। एकदम। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि ये समझाते हैं कि कोई भी काम क्यों करना है। जब कोई ये मान लेता है कि खुशी किस्मत से नहीं मिलती बल्कि एक स्किल है, हाँ, गिटार बजाने या कोडिंग की तरह एक स्किल है, तो जीवन का पूरा कंट्रोल इंसान के अपने हाथ में आ जाता है। ये कंट्रोल वाली बात बहुत सटीक है। खासकर सब बात वेल्थ यानी संपत्ति बनाने की आती है। बिल्कुल। नवल मानते हैं कि संपत्ति निर्माण कोई संयोग या लॉटरी नहीं है, ये एक कौशल है। उन्होंने 3 बहुत ही आम शब्दों के बीच एक बड़ी गहरी रेखा खींची है, वेल्थ, पैसा और रुतबा यानी स्टेटस। और अक्सर लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं। वही तो, लोग आम जिंदगी में इन तीनों का इस्तेमाल एक ही मतलब के लिए करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। इस अंतर को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक इंसान ये फर्क नहीं समझेगा वो हमेशा गलत रेस में दौड़ता रहेगा। हाँ। अगर हम सिर्फ पैसे की बात करें, हाँ, तो पैसा केवल समय और संपत्ति को ट्रांसफर करने का एक तरीका है। ये एक सामाजिक क्रेडिट है। समाज किसी व्यक्ति को उसके दिए गए वैल्यू के बदले में ये देता है। और स्टेटस या रुतबा समाज में एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम मतलब जहां एक की हार पक्की है। एकदम। ये व्यवस्था बहुत पुरानी है, कबीलों के समय से चली आ रही है। पदानुक्रम या हायरार्की पर आधारित है। नियम सीधा है, अगर किसी एक को नंबर 1 की कुर्सी पर बैठना है तो जो पहले से बैठा है उसे नीचे आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। इस खेल में एक की जीत के लिए दूसरे की हार जरूरी है। इसी वजह से शायद जो लोग स्टेटस गेम खेलते हैं वे अक्सर उन लोगों पर तीखी टिप्पणियां करते हैं जो असल में वेल्थ निर्माण का गेम खेल रहे होते हैं। हाँ, वे किसी और को नीचा दिखाकर अपना रुतबा बढ़ाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर तो रोज यही देखने को मिलता है। सही बात है। इसीलिए नवल जोर देकर कहते हैं कि समझदार इंसान का लक्ष्य स्टेटस या पैसा नहीं बल्कि वेल्थ होना चाहिए। वेल्थ मतलब ऐसे एसेट्स बनाना। हाँ, ऐसे एसेट्स या व्यवसाय जो आपके सोते समय भी काम करें। कोई फैक्ट्री हो, रोबोट्स हो या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो जो आधी रात को भी ग्राहकों को सेवा दे रहा हो और पैसे बना रहा हो। असली आज़ादी तभी मिलती है जब कमाई शारीरिक मेहनत या समय पर निर्भर करना बंद कर दे। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि कोई इंसान इस मुकाम तक, मतलब वहां तक पहुंचे कैसे। इसी से जुड़ा उनका एक बहुत ही अनोखा विचार है, प्रोडक्टाइज योरसेल्फ, यानी खुद को एक प्रोडक्ट में बदलना। ये एक बहुत ही शानदार विचार है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि इंसान को अपनी असलियत, अपनी प्रामाणिकता को स्केल करना चाहिए। दुनिया में कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके जैसा होने में आपसे मुकाबला कर ही नहीं सकता। एकदम सही। बस उस अनोखेपन को एक ऐसे प्रोडक्ट में ढालना है जिसकी समाज को जरूरत हो।
और खुद को प्रोडक्ट बनाने का ये सफर शुरू होता है विशिष्ट ज्ञान यानी स्पेसिफिक नॉलेज से। स्पेसिफिक नॉलेज जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती? बिल्कुल नहीं। समाज किसी को इसके लिए ट्रेनिंग दे ही नहीं सकता। ये अक्सर वो काम होता है जो बचपन में किसी के लिए एकदम खेल जैसा था। हाँ, उसे थकान ही नहीं होती। लेकिन दुनिया के लिए वो भारी मेहनत है। वो कला हो सकती है, बात करने का तरीका हो सकता है, या कोडिंग की गहरी समझ जो सिर्फ जिज्ञासा से आती है। और नवल इस पर एक चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं कि अगर समाज किसी काम के लिए आपको एक तय सिलेबस से ट्रेनिंग दे सकता है तो वो आपको रिप्लेस भी कर सकता है। एकदम। और जहां रिप्लेस होने का खतरा हो वहां समाज कभी ज्यादा पैसे नहीं देता। इसलिए अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा का पालन करना चाहिए। और जब कोई इंसान अपना विशिष्ट ज्ञान खोज लेता है तो उसे सफल होने के लिए एक जादुई ताकत की जरूरत होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। नवल इसे सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रखते। जीवन के सभी बेहतरीन रिटर्न्स, चाहे गहरे रिश्ते हों, ज्ञान हो या समाज में साख हो, सब कंपाउंड इंटरेस्ट से आते हैं। लंबे समय तक एक ही दिशा में किए गए छोटे प्रयास। बिल्कुल। इस पर मुझे सिलिकॉन वैली के निवेशक एलार्ड गिल का वो उदाहरण याद आ रहा है जो स्रोत में दिया गया है। हाँ, वो बहुत सटीक उदाहरण है। नवल बताते हैं कि एलार्ड गिल के साथ व्यापार करना उन्हें बहुत पसंद है क्योंकि एलार्ड हमेशा किसी भी सौदे में अपने हिस्से से ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश करते हैं। अगर कोई अतिरिक्त खर्च आ जाए तो वे बिना शिकायत किए अपनी जेब से भर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि नवल अपने हर अच्छे सौदे में एलार्ड को शामिल करना चाहते हैं। और यही वो भरोसा है जो व्यापार में कंपाउंड होता है। बिल्कुल। दशकों तक ऐसी ईमानदारी बनाए रखने से अकल्पनीय नतीजे मिलते हैं। इससे साफ है कि नियत से ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड मायने रखता है। और यही भरोसा आगे चलकर 2 बड़े हथियारों का रूप लेता है, जवाबदेही और लीवरेज। जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी। नवल कहते हैं कि अपने असली नाम पर व्यापारिक जोखिम लेना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ जिम्मेदारी लेता है और विफलता का जोखिम उठाता है तो समाज बदले में उसे इक्विटी और लीवरेज देता है। गुमनाम रहकर कोई बड़ा इनाम नहीं मिलता। बिना जवाबदेही के वो विश्वसनीयता नहीं आती जो बड़े काम के लिए चाहिए। और यहीं से लीवरेज की बात आती है। हाँ, आर्किमिडीज ने कहा था ना, मुझे पर्याप्त लंबा लीवर और खड़े होने की जगह दे दो, मैं पृथ्वी हिला दूंगा। व्यापार में यही लीवरेज है। नवल इसे 3 प्रकारों में बांटते हैं। पहला है श्रम या लेबर लीवरेज, मतलब दूसरे इंसान आपके लिए काम करते हैं। ये तो बहुत पुराना और मुश्किल तरीका है ना। सबसे जटिल। इंसानों को मैनेज करना, उनकी राजनीति संभालना बहुत मुश्किल है। दूसरा है पूंजी या कैपिटल लीवरेज, पैसे से पैसा कमाना। वॉरेन बफेट जैसे अरबपतियों ने इसी का इस्तेमाल किया। लेकिन ये दोनों अनुमति वाली लीवरेज हैं। मतलब इसमें किसी की परमिशन चाहिए। हाँ, श्रम के लिए लोगों की सहमति और पूंजी के लिए निवेशकों की अनुमति। लेकिन जो तीसरा प्रकार है वो सच में गेम चेंजर है। कोड और मीडिया का लीवरेज। बिल्कुल, बिना अनुमति वाला लीवरेज नए दौर के अरबपतियों का सबसे बड़ा हथियार। इसमें किसी की अनुमति या पैसों की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर या यूट्यूब वीडियो आपके सोते समय भी काम करते हैं। जब बेजोस या जो रोगन इसी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आज इंटरनेट के रूप में रोबोट्स की पूरी सेना मुफ्त में उपलब्ध है, बस कमांड देना आना चाहिए। और इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? दिमाग से कमाना, समय से नहीं। लीवरेज समय और परिणाम के बीच के संबंध को काट देता है। मतलब 1 घंटे का काम हजारों घंटों का परिणाम दे सकता है। बिल्कुल। स्रोत में जो रियल एस्टेट का उदाहरण है वो इसे एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। हाँ, वो उदाहरण बहुत अच्छा है। जैसे सोचिए एक मजदूर है जो ईंटें ढोता है। उसे सिर्फ समय और शारीरिक मेहनत के पैसे मिलते हैं। कोई लीवरेज नहीं, कोई जोखिम नहीं। उसके ऊपर ठेकेदार है जो मजदूरों को मैनेज करता है। उसके पास श्रम का थोड़ा लीवरेज है और जवाबदेही ज्यादा है तो वो ज्यादा कमाता है। और उस ठेकेदार के ऊपर होता है रियल एस्टेट डेवलपर। वो पूंजी लगाता है, जोखिम लेता है। उसके पास पूंजी और श्रम दोनों का लीवरेज है। हाँ, प्रोजेक्ट सफल होने पर उसका मुनाफा करोड़ों में होता है। और अगर एक स्तर और ऊपर जाए, टेक रियल एस्टेट फंड का संस्थापक, जैसे जिलों का निर्माता। बिल्कुल, उसके पास कोड का विशाल लीवरेज है, निवेशकों की पूंजी है, बेहतरीन इंजीनियर्स का श्रम है। और वो अपनी विशेष समझ से अरबों डॉलर बनाता है। हर स्तर पर जोखिम और लीवरेज बढ़ रहा है और समय के साथ पैसे का संबंध खत्म हो रहा है। ये सब सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर फैसले लेने के लिए दिमाग का साफ होना बहुत जरूरी है।
यही स्पष्ट सोच या क्लियर थिंकिंग की बात आती है। नवल का मानना है कि दुनिया की नज़रों में स्मार्ट दिखने से बेहतर है स्पष्ट विचारक होना। कई बार पढ़े लिखे लोग भी चीज़ों को इतना उलझा देते हैं कि वो खुद ही फंस जाते हैं। इसके लिए वो रिचर्ड फाइनमैन के नियम का जिक्र करते हैं। फाइनमैन का नियम, हाँ। कि अगर कोई व्यक्ति किसी जटिल बात को एक छोटे बच्चे को सरल भाषा में नहीं समझा सकता, तो इसका मतलब वो खुद उसे नहीं समझता। एकदम सही। जटिल शब्द अक्सर अज्ञानता छिपाने के लिए होते हैं, और स्पष्ट सोच में सबसे बड़ी रुकावट इंसान की अपनी पहचान और अहंकार होता है। हम अक्सर वही सच मानना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम अपनी उम्मीदें वास्तविकता पर थोपते हैं। नवल कहते हैं, पीड़ा वो पल है जब हम वास्तविकता को नकारना बंद कर देते हैं। उफ, ये बहुत गहरी बात है। जब तक इंसान सच से भागता है, वो भ्रम में जीता है। सच सामने आने पर जो दर्द होता है, वही उसे सच्चाई स्वीकार करने पर मजबूर करता है। तो ऐसे में निर्णय लेने की क्षमता कैसे सुधारें? नवल के कुछ बहुत ही कड़े नियम हैं। हाँ। एक जो मुझे बहुत प्रभावशाली लगा, अगर दो विकल्पों के बीच चुनाव करना मुश्किल हो, तो हमेशा उस रास्ते को चुनें जिसमें शॉर्ट टर्म में अधिक दर्द हो। क्योंकि हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से छोटे दर्द से बचना चाहता है। बिल्कुल, लेकिन लंबे समय के फायदे, वही कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी कठिन रास्ते पर होते हैं। जैसे जिम जाना शॉर्ट टर्म में दर्द देता है, पर लॉन्ग टर्म में स्वास्थ्य। एक और कड़ा नियम है, अगर आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ कहना है या ना, तो जवाब हमेशा ना है। आधुनिक दुनिया में विकल्पों की कमी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। विकासवादी नजरिए से हमारा दिमाग 150 लोगों के कबीले के लिए बना था, जहां विकल्प सीमित थे। लेकिन आज पूरी दुनिया खुली है। ऐसे में जब तक पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो, हाँ नहीं कहना चाहिए। गलत शहर या रिश्ते में फंसने से बेहतर है शुरुआत में ना कह देना। और अपनी सोच को पैना करने के लिए नॉवल पढ़ने की आदत डालने को कहते हैं, लेकिन उनका नजरिया बहुत आजाद है। हाँ, जो पसंद हो वो पढ़ें, तब तक पढ़ें जब तक पढ़ने से प्यार ना हो जाए। लोग अक्सर इस दबाव में रहते हैं कि किताब शुरू की है तो खत्म करनी ही पड़ेगी। ये बहुत बड़ा भ्रम है। अगर किताब बोरिंग लगे तो बिना अपराध बोध के छोड़ दें, पन्ने पलटें, जो काम का हो वही पढ़ें। किताबों की कमी नहीं है, बस इच्छा चाहिए। और वे गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों को समझने की सलाह भी देते हैं। मजबूत वैचारिक नींव होगी तो कोई जटिल विचार आपको डरा नहीं सकेगा। बिल्कुल। चलिए अब जीवन के उस पहलू पर आते हैं जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, खुशी। खुशी एक सीखी जाने वाली कला है। ये विचार क्रांतिकारी है। दुनिया कहती है खुशी बाहर से मिलती है। खुशी की परिभाषा समझना जरूरी है। लोग सोचते हैं हमेशा हंसते रहना या सकारात्मक विचार ही खुशी है। लेकिन नवल क्या कहते हैं? उनके अनुसार खुशी वो शांत अवस्था है जब जीवन में किसी चीज की कमी होने का एहसास खत्म हो जाता है। जब दिमाग भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से बाहर आ जाए। बिल्कुल, वही सच्ची खुशी है। हम इतने दुखी क्यों रहते हैं? इस पर नवल का एक बहुत प्रसिद्ध कोट है, इच्छा अपने आप से किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट है कि जब तक आपको अपनी मनचाही चीज नहीं मिल जाती तब तक आप दुखी रहेंगे। हम अनगिनत इच्छाएं करते हैं और फिर हैरान होते हैं कि मन बेचैन क्यों है। हर नई इच्छा इंसान की शांति में सेंध लगाती है और इसी से ईर्ष्या या जलन पैदा होती है। हाँ, दूसरों की सफलता देखकर जलना। इस पर वो 100% स्वैप रूल बहुत काम का है। हाँ, उसने तो मेरा सोचने का नजरिया ही बदल दिया। नवल कहते हैं कि आप किसी की जिंदगी का सिर्फ एक अच्छा हिस्सा, जैसे पैसा या शरीर, अलग से नहीं चुन सकते। अगर किसी से जलन हो रही है तो क्या आप उसकी पूरी जिंदगी, उसकी कमियां, दुख, पारिवारिक स्थिति 100% अपनाने को तैयार हैं? अगर आप पूरी तरह वो इंसान नहीं बनना चाहते तो सिर्फ एक हिस्से को देखकर जलने का कोई तुक नहीं है। इस एक विचार से जलन पूरी तरह खत्म हो सकती है। लेकिन इस शांति तक पहुंचने के लिए एक ठोस आधार चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य। नवल स्पष्ट कहते हैं कि उनका सुबह का वर्कआउट सबसे बड़ी प्राथमिकता है, काम और परिवार से भी ज्यादा। क्योंकि शरीर ऊर्जावान होगा तभी दिमाग शांत रहेगा। जब लोग कहते हैं समय नहीं है तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। स्वास्थ्य और पीड़ा को लेकर विम हॉफ का उदाहरण बहुत शानदार है। हाँ, बर्फीले पानी वाला। नवल ने उनसे प्रेरित होकर ठंडे पानी से नहाने की आदत डाली। इससे उन्होंने सीखा कि पीड़ा ठंडे पानी में नहीं है, उस पानी से बचने की कोशिश में है। जो डर, झिझक पैदा करता है, असली दुख वही है। एक बार पानी के नीचे जाने पर पानी सिर्फ ठंडा होता है,
पीड़ादायक नहीं। जीवन की चुनौतियों के साथ भी ऐसा ही है। स्वीकार कर लेने पर पीड़ा खत्म हो जाती है। और इसी स्वीकार भाव को बढ़ाने के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन जरूरी है। नवल इसे दिमाग के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। बहुत सटीक तुलना है। जैसे उपवास शरीर की सफाई करता है, चुपचाप बैठना दिमाग की सफाई करता है। जब कोई शांत बैठता है तो दबे हुए डर और विचार सामने आते हैं। शुरुआत में डरावना लगता है, लेकिन बिना जज किए उन्हें देखते रहने से वे सुलझ जाते हैं और दिमाग इनबॉक्स जीरो की स्थिति में पहुंच जाता है, जहां कोई तनाव नहीं अटका होता। उस शांति की तुलना किसी दौलत से नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, इंसान का अंतिम लक्ष्य केवल बैंक में जीरो बढ़ाना नहीं है। असली लक्ष्य उस हेडोनिक ट्रेडमिल से उतरना है जहां इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। असली रिटायरमेंट 65 की उम्र में काम छोड़ना नहीं है। असली रिटायरमेंट वो पल है जब कोई एक काल्पनिक कल के लिए अपने आज का बलिदान देना बंद कर दे। जब आपका आज पूर्ण हो। वेल्थ इसलिए जरूरी है ताकि पैसे की चिंता खत्म हो और शांति से जी सके। एकदम सही। इस बातचीत का अंत हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक बिंदु से कर सकते हैं। हाँ, नवल कहते हैं कि जीवन की किसी भी स्थिति में आपके पास 3 विकल्प होते हैं। इसे बदल दें, इसे स्वीकार कर लें या इसे छोड़ दें। शिकायत करना कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सोचने वाली बात यह है, आज के सूचनाओं से भरे दौर में जहां हर पल नए विकल्प सामने आ रहे हैं, क्या आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि इंसान तय ही नहीं कर पाता कि कब बदलना है, कब स्वीकार करना है और कब छोड़ देना है? शुरुआत में जिस विशिष्ट ज्ञान की बात की थी, शायद आधुनिक युग में उसका उच्चतम रूप यही निर्णय लेने की क्षमता है। यही ज्ञान सूचनाओं के शोर में शांति दिला सकता है। इस पर सच में गहराई से विचार करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। जीवन और सफलता को देखने का यह नजरिया सब कुछ बदल सकता है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इन विचारों पर मनन करें और अपने निर्णय एक स्पष्ट सोच के साथ लें। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।